ओम शांति। ओम शांति। मैरी क्रिसमस। ओम शांति हो के साथ साथ आज तो विशेष दिन है, छुट्टी का दिन भी कहेंगे हम तो, और साथ साथ आज विशेष उत्सव है और हम बहुत लकी हैं। आज हमारे बीच में आज साइंटिस्ट बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये एक और बहुत सुंदर बात है। तो आज हम सब भरपूर होंगे विज्ञान के साथ साथ। बाबा कहते हैं ना, जैसे बच्चे साइंटिस्ट भी आएंगे, तो ये ऐसी आत्माएं जब बाबा के ज्ञान में आती हैं तो उससे क्या क्या परिवर्तन होगा विश्व में, वो भी हमें बाबा बताते हैं। तो आज हमारे बीच में गणेश भाई भी हैं, और तो मैं कहती हूँ मेडिसिन और साइंस दोनों आज साथ में हैं। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से, आपको परिचय भी मिलने वाला है और कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में भी कुछ अनुभव की बातें भी होंगी, कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो मैं आज गणेश भाई जी को माइक दूंगी और हमारे प्रोग्राम से पहले हम स्वागत करते हैं ना, जैसे तो हम सभी को दिल से आज स्वागत करना है। शब्दों से तो स्वागत मैंने किया, और साथ साथ दिल से बाबा की बगिया में आप भाई जी आए हैं। आज आप सबकी ओर से गणेश भाई जी, आपका भी स्वागत है, ताकि आप जो है आने वाले मेहमान जो है हमारे, उनके साथ में आज समा बांधेंगे। कुछ अच्छी अच्छी अनुभव की बातें हमको मिलेंगी ही। तो सुशील भाई जी का परिचय, आप ज्ञान में बहुत समय हो गया, लगभग 3 दशक होने वाले हैं सर, 21 अच्छा 21 वर्ष भी कम नहीं होते। और आप बहुत शुरू से ही जब से ज्ञान में जुड़े हैं, आपके बड़े रोमांचक अनुभव मुझे मालूम है कि जैसे आप बताते थे पहले का जीवन और अब का जीवन, वो आप कुछ अनुभव में भी आज उसकी झलक मिलेगी। लेकिन कैसे एकदम से दिशा परिवर्तन हुई, विज्ञान और साइंस और साइलेंस की तरफ आ जाए, तो उसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम सुनेंगे ही। लेकिन उससे पहले आप भाई भारत के नागरिक हैं, एक आध्यात्मिक परिवार से ही आप रहे, भक्ति माना कहीं ना कहीं भक्ति का कुछ अंश अंदर है, तभी तो ज्ञान की तरफ आपका रुझान हुआ। वो भी हम अनुभव आपसे ज़रूर सुनेंगे ही। और आपके साथ में आपकी युगल आज नहीं आए हैं यहाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी आत्मा है, स्पेशल आत्मा है। जैसी मैं शुरू से देखती थी, तो उनका जो पुरुषार्थ रहा, डिस्कस कभी कभी होता था, लेकिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ वो करती थी। कहती थी कि मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ, सुनीता बहन कहा करती थी कि उस समय मैं स्लोगन सामने लिख देती थी, तो मन को काम अलग दे दिया, भाई हाथों से तो मैं ये काम कर रही हूँ। तो एक तरह से मुझे लगता है साइलेंस आपके साथ शुरू से थी, सुनीता बहन के रूप में। एक आध्यात्मिकता जब साथ होती है तो कभी ना कभी बाबा हमें कैसे खींचता है, वो भी आपका बहुत सुंदर सुंदर हम अनुभव आज सुनने वाले हैं। बाकी ऑफिशियली आज आप अपना जो विज्ञान ब्रह्मा कुमारी के साथ कर रहा है, वो भी हम कुछ चीज़ें ज़रूर आज आपसे सुनेंगे। तो पहले स्वागत सत्र शुरू होता है, छोटा सा बहनों ने बहनें आए, और जिनको भी ड्यूटी मिली है एक सबकी ओर से है। आप ये ना सोचें आप तो अपनी चेयर से नहीं उठे, लेकिन आपके दिल की जो भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं, वो ज़रूर उठी और सुंदर वातावरण कर रही है। तो इसीलिए आप में से ही 1-2 लोग आकर के स्वागत करेंगे ही, और म्यूज़िक से चल रहा है स्वागत।
अभी मैं गणेश भाई जी को माइक देती हूँ, तो आप एक व्यवस्थित रूप से परिचय भी देंगे ही। वैसे मैं कुछ दिन पहले भाई जी के इन मास में DRDO में गई थी, तो मुझे वहाँ मिलना हुआ नहीं था, और यहाँ तक कि मैं थैंक्स भी नहीं कर पाई। और भाई जी ने कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा व्यक्ति वहाँ से आता था, सर बुला रहे हैं, तो जो डॉक्टर मेरे को अटेंड कर रहे थे वो कहते हैं नहीं जा सकते। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने कहा सुशील भाई तो इतने सीनियर हैं और उनके पास से कोई आ रहे हैं देखो, लेकिन डॉक्टर जो होता है ना, वो उस समय अपने पेशेंट को समझता है कि नहीं मेरा पेशेंट नहीं बाहर जा सकता तो नहीं जा सकता, उसमें कुछ सिस्टम होता है, तो वो कहते हैं आप इस लैब से बाहर अभी नहीं जा सकते। तब मन में ये था कि मैं थैंक्स भी नहीं कर पाई और मिल भी नहीं पाई हूँ, जबकि सबसे मिलने मैंने जाके मुझे मिलना था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, रिपोर्ट लेके जा रही थी, तो जो वहाँ पर जूनियर भाई थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा आपको ऊपर जाना चाहिए। मैंने कहा वो नहीं है, मुझे बात हो गई है। कहा नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको स्टाफ से मिलना चाहिए, वो बार बार आए हैं वहाँ से। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ। ऊपर मैं गई आपके रूम में, आप अपनी अटेंडेंस लगा के आई, और फिर ये सोच के आई कि कोई बात नहीं, आप तो आ सकते हैं ना सेंटर पर, तो इसीलिए। और मैंने एक बार कहा और आपने फट से कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, तो ये इतना अच्छा मौका था आप सबसे मिलने का, क्योंकि मैं अकेले नहीं आप सबके साथ मिलना चाहती थी, तो इसीलिए भाई जी ने ये स्वीकार किया। गणेश भाई जी, हाँ एक और लगा, वो भी ऑन कर देते हैं, तो ये ले जाओ वहाँ से लगा। ओम शांति। ओम शांति। एक बार डॉक्टर सुशील चंद्रा जी का पहले तो बाबा का, बाप दादा का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर सुशील चंद्रा जी का एक बार तालियों से हम फिर उनका स्वागत करते हैं, और साथ साथ जो निमित्त बनी है हमारी लवली दीदी जी, उनका भी हम थैंक्स करते हैं। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने जब वो मैसेज पढ़ा कि आज भाई साहब आने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी इस प्रोग्राम को, भाई साहब का विशेष, काफ़ी दिनों से इनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, कोविड टाइम समझिए कि 2 साल से, उससे पहले भी, तो उनसे मिलना भी हो गया आज। डॉक्टर सुशील चंद्रा जी DRDO का अपने एक यूनिट है, आपने सुना होगा, इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, उसमें आप बायोमेडिकल साइंस यूनिट है, उसमें भी, उसमें आप HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट हैं, और किस तरह से देश की सेवा में संलग्न हैं। हमारे जो सैनिक जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब गोली वगैरह लग जाती है या कुछ और अपंग हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उनके लिए आप विशेष, मुझे याद है काफ़ी साल पहले आपने एक ऐसी वो चेयर को आप तैयार कर रहे थे जो सीढ़ियों पे, जिस पर चला जा सकता है, तो इस किस्म की आप, मैं थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ, आप रिसर्च करते हैं। जैसा आपने बताया कि 21 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए रेगुलर, मैं भी देखता हूँ वहाँ शक्तिनगर में एक दिन भी आप नागा नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी हम ही छोड़ देते थे, लेकिन भाई सब रेगुलर विद्यार्थी वहाँ के, और बहुत ही विनम्र, और इंटरनेशनल नेशनल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे माउंट आबू में हैं, चाहे लोकल दिल्ली में हैं, उसमें आप हमेशा, जब भी जो हमारा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है, उसमें जो दिल्ली का, उसमें आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और लोकल चैप्टर जो स्पार का है, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं उसके। विशेष आपने डेरावाल नगर जब बना था, उसमें आपने सुना होगा दादी जानकी जी को डेल्टा लेडी कहा जाता था, है, जब थे वो, तो किस तरह से हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो डिफरेंट वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो वो डेल्टा वेव्स कैसे, वो जब व्यक्ति बहुत डीप स्लीप की स्टेज में होता है,
तब वो वेव शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में काफ़ी एक रिसर्च वर्क भी डेरावाल में हुआ था, जिसमें पूरी दिल्ली से जो योगी हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, उन पर एक रिसर्च हुआ था। और मुझे भी वो सौभाग्य मिला था, मैं भी उसमें एक जो एक्सपेरिमेंट जिन पर हुआ था मैं भी उसमें था। तो इस तरह से आप काफ़ी किस तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है, और जैसे हम जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज लेम। लेकिन आपने प्रैक्टिकली साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग के द्वारा उसको प्रूव करने के लिए किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सहयोगी बने हुए हैं, वो आप खुद बताएंगे। पहले जैसे दीदी कह रहे थे कि आप कुछ पूछना है, पूछेंगे, तो बाद में मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपना थोड़ा इस ज्ञान में किस तरह से आपका आना हुआ, और क्या वो पहला अनुभव था जिन्होंने कि आपको बांध दिया। एक वैज्ञानिक होने के नाते भी, वैज्ञानिक के पास तो कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्या क्वेश्चंस थे जो आपके जीवन में, जो पहले प्राइमरी स्टेज में जब आप जुड़े इस संस्था से तब आए, और फिर आगे बातें करते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम सुशील भाई जैसा दीदी ने भी बताया और गणेश भाई ने भी। सपरिवार शक्तिनगर से हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, और मैं शुरुआत करता हूँ जैसा गणेश भाई ने कहा। सबसे पहले मैं कैसे ज्ञान में आया, उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नो डाउट बाबा का और लवली बहन का, क्योंकि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा हूँ, न केवल देश का बल्कि विदेश के भी। जो बाबा कहता है हमेशा बेहद का परिवार, तो जगह जगह जाने का मुझे बाबा ने मौका दिया, तो उसके नाते मुझे मोहननगर परिवार से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ तक ज्ञान में चलने की बात है, मैं बहन जी ने तो मेरा बहुत पॉजिटिव बोला, बट मैं बहुत मेटेरियलिस्टिक टाइप का व्यक्ति था, जो वैज्ञानिक की नेचर नॉर्मली होती है कि जो चीज़ नहीं समझ आए वो नहीं करनी है। और मतलब मैं अगर हिस्ट्री एक छोटी सी 2 लाइन में बताऊं, तो हमारे एक शक्तिनगर सेंटर में एक भाई आते थे, श्री किशन भाई। अब तो शायद वो आबू में ही रहते हैं, तो उनके बल्कि पैर में भी थोड़ा सा चैलेंज है, बट सेवा मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना, निस्वार्थ सेवादारी, बहुत निस्वार्थ सेवादारी थे, और वाइस प्रिंसिपल रिटायर भी हुए थे वो। तो वो एक बार आए हमारे यहाँ DRDO डिफेंस का होने की वजह से एंट्री भी नॉर्मल नहीं होती है, तो पास बनाने के लिए पूछना पड़ता है जिसके पास जाना है। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से नाम लिया, जैसे हम लोग बाबा के बच्चे सेवा करने के लिए निकल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। तो मैंने पता नहीं क्या बाबा ने टच किया होगा, जो भी बात है, मैंने उनको आने के लिए हाँ किया परमिशन के बाद में। तो मैंने कहा बताइए। तो बोलते हैं हमारी जो ज्ञानामृत मैगजीन आती है, बोले मेरे को ऐसा लगा कि आपको पढ़ने में कुछ इच्छा होती होगी, तो मैं ये मैगजीन, तो मैंने जैसा मेटलिस्टिक बोला, बिल्कुल प्योर मेटलिस्टिक था। मैंने कहा इसका सब्सक्रिप्शन कितना है, तो उस समय 50 रुपये होता था उसका सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा ठीक है, मैंने सब्सक्रिप्शन किया और उनके 2-4 मिनट बात किया, फिर भाई जी चले गए। पूरे साल मेरे पास मैगजीन आती रही। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं याद है मैंने उसको पढ़ा हो। वो फिर अगले साल वही सेवा के लिए फिर उसी तरीके से आए हो। मैंने सोचा शायद उसी बात के लिए आए होंगे, मैंने कहा हमको आने दीजिए। लेकिन यहाँ पॉइंट है कि बाबा किस तरीके से टच कराता है। तो वो जब आए तो वो बैठ भी नहीं पाए थे कायदे से। मैंने कहा उसको रिन्यू करना है क्या, तो बोले वो तो आपकी इच्छा है। मैंने कहा फिर किस लिए आना हुआ, तो उन्होंने कहा आज एक डेरावाल में एक लेक्चर है। तो मुझे उस समय मेरी नई दिल्ली में आना हुआ था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि डेरावाल कहाँ है, मतलब कितनी दूरी पे है। मैंने पूछा कितनी दूर है, बोले नहीं यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है। और
मैंने कहा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक था पॉजिटिव थिंकिंग। तो मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करके टॉपिक इतना स्ट्राइक किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। मैंने कहा ये होगा कितने बजे, बोला 6 बजे। तो बाबा जब बुलाता है ना तो बड़ा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा 5:30 बजे ऑफिस खत्म होता है, तो मतलब मैं 6 बजे पहुंच सकता था। और उसमें भी फिर चैलेंजेस कैसे आते हैं मैं इसलिए सुना रहा हूँ। मैं पहुंचा और युगल को मैंने पूछा कि आप भी चलेंगे, तो टॉपिक ही ऐसा था, उन्होंने कहा हम भी चलते हैं। मेरे पास केवल मोटरसाइकिल होती थी उस समय, तो हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ चुके थे। तो मेरा एक मित्र जो शिलोंग से आया है, शिलोंग मीन्स मतलब इंडिया का एक दूसरा कोना हो जाता है, और वो नीचे आ गए। तो मेरी समझ में ना आया कि मैं उधर जाऊं या इनको घर लेके चलूं, बट फिर हेल्प मिली। तो उसने बोला सुशील तुम कहीं जा रहे थे, मैं हम लोग का एक कॉमन मित्र और कैंपस में रहता था, बोला मैं उसके यहाँ हो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से तो जर्नी में व्यवधान आने के बावजूद भी जाना हुआ। और आज भी मुझे याद है, क्योंकि वीका मैन ने उस समय वो टॉपिक को कवर किया था। वो तो अब शायद एमपी में है, इंदौर में है। और उन्होंने जिस तरीके से, अगेन मैं उसको फिर साइंस से कोरिलेट करता हूँ, तो मुझे शब्द पूरे याद हैं आज तक। तो उन्होंने उस पर जो हमारा वाइट बोर्ड होता है उस पर, और उन्होंने एक ब्लैक स्पॉट लगाया। तो बोला आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो जो भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं, मुझे इसलिए याद है पूरे के करीबन हम 50 या 60 लोग नए सब अटेंड करने आए थे, और शायद बाबा का मैं ही बच्चा था उस 50 की बैठक में से ज्ञान में चला। तो ब्लैक स्पॉट बोला सभी ने, बोले इतना सारा वाइट नहीं दिख रहा है, केवल ब्लैक दिख रहा है। वहां से ही शुरुआत हुआ कि हम लोग किस तरीके से देखने के परसेप्शन को अगर बदल दें, तो बाबा पूरा विचार। और ज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है सोल का, तो मैं अगर साइंस में कहीं बोलता हूँ जहाँ पे बिकॉज साइंटिफिक प्योर साइंटिफिक होते हैं, तो मैं कहता हूँ हमारा ज्ञान केवल एक लाइन का है, इट इज ओनली ए शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ यू शिफ्ट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल, दैट्स ओवर। इनका छोटा सा पूरा ज्ञान केवल ये है कि हम अपने आप को शरीर न मान के अगर आत्मा मान लें, या और साइंस में बोलना पड़ता है तो मेटा फिजिकल मान लें, फिजिकल ना मान के, वो पूरा हमारे सोच को, पूरी हमारी जो 5 विकार हैं उनको सबको दूर कर देता है। केवल पहला चैप्टर अपने आप में बाबा ने इतना स्ट्रांग बनाया है, शुरुआत ही वहाँ से की। तो ये तो मेरा ज्ञान में चलने का जर्नी शुरू हुआ। फिर मुझे ध्यान है, बिकॉज मैं अभी लैपटॉप भी देख रहा था, तो उसमें शायद मुझे अगर सही याद है हमारी दीदी चक्रधारी दीदी का स्नैप भी था उस समय। और मैं दीदी से बोलता हूँ मेरे को ज्ञान में चलते हुए करीबन 1.5 महीना हो चुका था। तो मेरे से मेडिटेशन में शायद वो जो बाबा अचल अडोल स्थिति बोलता है वो तो बड़ी बात है, मतलब मेरे से मेडिटेशन में ही परेशानी हो रही थी। तो मैंने कहा दीदी मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो शायद बहुत लाइटली मेरे को, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि बड़े लोगों की एक एक वाक्य में रतन होते हैं, ये इन बातों से पता लगता है। तो उन्होंने कहा ये भी एक विचार है, इसे भी निकाल दो। आप गौर करिएगा शब्द को, कि मैं ये कहा हूं कि मेडिटेशन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा ये भी एक विचार है, इसे भी निकाल दो। तब समझ आया कि हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें छोटा सा चेंज लाना है, जो कि हमारे ही हाथ में है। और फिर भी तुम्हें चूंकि वैज्ञानिक व्यक्ति हो, मैं जगदीश भाई से बोलती हूँ आप वहाँ चले जाओ। तो मेरे को अगले दिन जगदीश भाई से मिलना हुआ डेरावाल में। उस समय भाई साहब की तबीयत थोड़ा सा चैलेंज में चल रही थी, तो मैं डेरावाल में गया। और उनका भी देखिए कितना वैज्ञानिक रूप में उन्होंने भी केवल एक लाइन बोली, बाकी मिलना था तो बहुत अच्छे से बात किया, वो अलग की बात है, लेकिन केवल एक लाइन उन्होंने बोली, सुशील भाई एक काम कर सकते हो। मैंने कहा बताइए भाई साहब। बोले ये जो आपकी आंख ब्लिंक करती है ना, इसको कम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब कर सकते हैं। तो बोले बस इतना कर लेते हैं।
आज की डेट में मैं आपको शेयर करूँगा। मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जो केवल 50 लाख का है और उसका काम है आई ट्रैकिंग। तो हम आई ट्रैकिंग से ये निकालते हैं साइंस में कि व्यक्ति कितना स्ट्रेस में है, कितना कूल है, कितना अलर्ट है, कहाँ एक तरफ ही वो बराबर देख रहा है। इसका मतलब उसका ब्रेन वेव्स क्या चल रहा है। तो जो भाई साहब ने एक लाइन बोली, देखिए उसमें कितना साइंस था। तो यहाँ से तो हमारा जर्नी शुरू हुआ और बाबा ने तब से हाथ पकड़ा, तब से आज तक ज्ञान में चल रहे हैं। और जैसा हमारे गणेश भाई बोल रहे थे, नो डाउट मेरी जर्नी मैं मेंबर तो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग का भी बना, बट कब स्पार्क विंग, जैसा गणेश भाई ने बोला बीच में, तो हमारे स्पार्क विंग के जो ज्वाइन किए हुए बच्चे होते हैं बाबा के ज्ञान में, उनको स्पार्कलर बोलते हैं। आज क्रिसमस है, स्पार्कल का मीनिंग भी हर व्यक्ति समझता है। उसमें थोड़ा सा बाबा ने सेवा का मौका अच्छा दिया और न केवल देश में बल्कि हमारे स्पार्क की जो विदेश में भी गतिविधियां चल रही हैं उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करता हूँ आपसे। सबसे पहले जो डेरावाल का बात गणेश भाई ने शुरू किया उसी को बताता हूँ मैं आपसे। 2010 की बात है जब हमारे DRDO के उस समय चीफ हुआ करते थे डॉक्टर VK सारस्वत, आज भी वो नीति आयोग में मेंबर हैं। तो वो उस समय DRDO के चीफ थे। उनका वहाँ स्पार्क में जो कॉन्फ्रेंस हमारी ज्ञान सरोवर में थी उसमें एज ए चीफ गेस्ट जाना हुआ और वो वहाँ इतने प्रभावित हुए, क्योंकि मैं उसमें भी फिर अच्छा लडोल वाला बात बोलूँगा कि उनका भी चूँकि वो चीफ थे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। कम से कम 10 या 15 दफ़े ऐसा हुआ, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि उनको करीबन मतलब 24 घंटे पहले जाना मौका मिल गया। तो जब मौका पहले जाने का हो गया तो उन्होंने फिर पूरा, जैसा हमारे बीकेस में रहता है, बहुत अच्छे से उनको अपना पूरा प्रांगण वहाँ का माउंट आबू का दिखाया गया। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं, मतलब हमारे शाम को 5 बजे के करीब कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तो बोले मैं पहले स्पार्क विंग के लोगों से मिलना चाहूँगा। और चूंकि हमारे चीफ आए हुए थे तो 10 सीनियर लेवल के डायरेक्टर्स, चीफ कंट्रोलर्स और वो खुद, तो कई लोग थे। तो करीबन कुछ हमारे साइंटिस्ट लोग बैठे, जो डायरेक्टर्स और चीफ कंट्रोलर्स थे, और कुछ हमारे स्पार्कलर्स, स्पार्क विंग के जो एक्टिव मेंबर हैं, और दीदी हमारी जो इस समय चेयरपर्सन है, उस समय तो रमेश भाई चेयरपर्सन थे। तो दीदी बैठे और साथ में सारस्वत साहब बैठे। मैं बीके होने के नाते मैं स्पार्क वाली साइड में बैठ गया। तो बल्कि उन्होंने मजाक में मीटिंग की शुरुआत भी ऐसे की कि एक व्यक्ति हमारे दल का दूसरे दल में बैठ गया है। उन्होंने लाइट वे में बात किया, क्योंकि मैं वैज्ञानिक भी था तो DRDO का तो मुझे उधर भी बैठना था। सो एनीवे, बट उन्होंने फिर फाइनली इतना प्रभावित हुए कि ये तय किया, जब ये संस्था इतना प्यारा मानव की सेवा के लिए कार्यरत है तो क्यों ना DRDO के साथ मिलके कुछ कार्य किया जाए। तो जब वो हुआ तो उसके बाद में कुछ हमारे स्पार्क के बेंगलोर से, माउंट आबू से, कुछ मुंबई और पूना से भी भाई बहन लोग आए। और जो इस समय हमारी दिल्ली जोन की स्पार्क की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सरोज बहन, वो थे। तो कई लोग हमारे DRDO के हेडक्वार्टर में गए। वहाँ पर तय हुआ कि इसको हम मेडिटेशन करने से हमारे मनुष्य पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। वो पूरा प्रोग्राम बना और हमारी DRDO की 3 लैब, जैसा एक लैब तो जिसमें मैं कार्यरत हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। दूसरी लैब है जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो केवल मनोविज्ञान पर कार्य करती है। और दूसरी लैब थी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज। कहने का मतलब हमारी फिजियोलॉजी पे किस टाइप के अंतर आते हैं। तो तीनों लैब ने मिलके डेरावाल में ही जो हमारे मेडिटेटर्स थे, जो भी हमारे बीकेस भाई बहन थे,
थोड़ा सा शेयर करने के लिए आपको बताता हूँ। उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था कि जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे मतलब हमने लिया था जो 5 साल से ऊपर से ज्ञान में हैं, जिनको 5 साल से ज़्यादा वर्ष। दूसरा लिया था ग्रुप जो 5 साल से 1 साल, मतलब उनको 1 साल से ऊपर हो गया और 5 साल से कम है। और तीसरा जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, मतलब ज्ञान में उम्र 1 साल से कम की है। तो 40-40-40 तीनों लिए थे, 120 लोगों पे किया गया था। 9 हमारे वैज्ञानिक भी जुड़ गए थे, तो टोटल 129 लोगों पे किया गया था। और स्टडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। केवल 2 लाइन में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि साइकोलॉजी में बहुत सारे स्केल्स होते हैं जानने के लिए। एक होता है होप स्केल और एक होता है हैप्पीनेस स्केल। तो उन 2 का मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि व्यक्ति कितना आशावादी हो जाता है। तो जो बाबा के 1 साल से कम के ज्ञान के बच्चे थे, उनके अंदर भी आशावादिता आम बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। और खुश मिजाजी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो वाला अपना अनुभव नहीं सुना है। मैं जब पहले ज्ञान में चला था, तो मैं सबसे पहला मेरे लिए अचंभा यही था कि यहाँ सब लोग जो है मुस्कुराते रहते हैं। तो मैंने कहा ये आर्टिफिशियल मुस्कान तो इतनी देर तक संभव है नहीं, और हर समय मुस्कुराते रहना भी संभव नहीं है। लेकिन अब पूरी तरह से पता है कि जब बच्चा अंदर से ही खुश होगा तो चेहरा ही रिफ्लेक्शन होता है क्लियर। तो इस तरीके से वो हैप्पीनेस स्केल और होप स्केल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जैसा गणेश भाई बता रहे थे कि जानकी दादी तो खैर डेल्टा स्टेट वाली थी। डेल्टा स्टेट हम लोग बोलते हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 13, 13 to 30 एंड 30 एंड बियॉन्ड। ये हमारी हर्ट्स में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जो अच्छे मेडिटेटर्स, जो हम लोगों में से अच्छे ज्ञान में चलते हैं, जिनकी मनोस्थिति अच्छी होती है, उनको बोला जाता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। मतलब 8 से 13 हर्ट्स की स्टेट में हम लोग रह पाते हैं। और उसका मीनिंग ये होता है कि हम पूरी तरह से काम हैं, शांत हैं, बट फुल्ली अलर्ट हैं। शांत होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्लीप स्टेट में पहुंच जाए। डेल्टा स्टेट में वो लोग पहुंच पाते हैं, जैसे गणेश भाई ने बड़ा क्लियर बताया, जानकी दादी जैसे लोग, जो हमारे में से जिनकी मनोस्थिति अल्फा से भी ऊपर जा चुकी है, जो और ज्यादा बेहतरीन है और ज्यादा कूल है, बट फुली अलर्ट है। उनकी अपनी स्विचिंग स्टेट, जो बाबा कहते हैं ना स्विच करना, तो उनकी वो स्विचिंग स्टेट भी बहुत आसानी से जाती है और बहुत ही अचल अडोल स्थिति होती है। तो जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैं, उनकी फिर स्टडी हमारे यहाँ बहुत लंबी चली। ना केवल वहाँ पर, मेरा एक स्टूडेंट वहीं रिसर्च फेलो था, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वो इन मास में नहीं है। उसने अपनी पूरी पीएचडी बाबा के ज्ञान पर किया। और न केवल ईईजी से जो हमारा ब्रेन के पैटर्न निकालते हैं उसको इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम बोलते हैं। ईसीजी तो सभी को पता होगा, जिससे हम हार्ट के पैटर्न्स को निकालते हैं, तो ब्रेन का ईईजी से निकालते हैं। तो ना केवल ईईजी पे किया गया, ना केवल साइकोलॉजिकल स्केल पे किया गया, बल्कि एफएमआरआई और डीटीआई पे भी किया गया। उसको केवल मैं नाम बता देता हूँ, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और डीटीआई बोलते हैं एमआरआई से ही किया जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। लेकिन मैं यहाँ साइंस पढ़ाने के लिए नहीं, बस केवल इतना बता दूँ, डीटीआई का मतलब ये होता है जो बाबा के पुराने बच्चे हो जाते हैं, उनके केवल न केवल व्यवहार में बल्कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में वो चेंज परमानेंट आ जाते हैं। तो वो भी स्टडी किया गया और वो रिजल्ट सब पूरे पब्लिश किए गए। तो वो स्टडी चली। तो ये तो हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने डीआरडीओ सुनाया, लेकिन ना केवल डीआरडीओ में, नेशन की हमारी जितनी भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर कार्य किया गया। मैं 1 या 2 का नाम लेता हूँ। जैसे दिल्ली में ही इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है, वहाँ बहुत अच्छी सेवा, हमारी एक बहन है एकता बहन, बहुत अच्छी सेवा हुई है वहाँ पर। और उसमें भी ये पाया गया कि न केवल पेशेंट बल्कि उनके केयर गिवर्स में उनके चाहे माँ बाप भाई बहन हों, बच्चे हों, या डॉक्टर और नर्सेस हों, उनके भी विचारों में इस लेवल के अंतर आ जाते हैं
कि वो पेशेंट की तरह ना ट्रीट करके, मतलब दूसरे वे में ही वो उनको अपनी सेवा का कार्य मान लेते हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट उनके यहाँ भी आए। और अगर हम जाएं नेशन में, बेंगलोर निम्स जो इंडिया का मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट कहलाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, वहाँ पर बेंगलोर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। और जिस स्टूडेंट का मैं अभी बता रहा था, वो स्टूडेंट फिर IISc बेंगलोर से पोस्ट डॉक्टरल ख़त्म किया है अभी, और वो भी बाबा के ज्ञान पर ही किया है। और मैं शब्द बता देता हूँ, उन्होंने स्टडी अब किया है, जो बच्चे बाबा के साक्षी दृष्टा, तो साक्षी दृष्टा वाली स्टेज में ब्रेन के पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं, एक तो ये कार्य है। और दूसरा, शायद आप लोग बहुत सोचते भी होंगे कि जब हम, मतलब हमारा दिमाग जो साइंस में बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा है, तब वो क्या करता है, उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर पे भी सब लोग यूज करते होंगे, डिफॉल्ट मोड पता होगा। तो मतलब जब ब्रेन कुछ नहीं कर रहा है तब क्या कर रहा है। अगर जिनका दिमाग उस समय कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वास्तव में, तो वो बहुत प्यारी स्टेज पाई जाती है। तो उस पर उसका कार्य अपने PhD के बाद का जो पोस्ट डॉक्टरल बोलते हैं, और वो भी इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ में कार्य हुआ। निमेंस के जो व्यक्ति हमारे बाबा के बच्चे थे, उन्होंने पहली स्टडी जो हमारी DRDO की थी यहाँ से शुरुआत किया था। उसके बाद निम्स में उन्होंने, उनका रजनीकांत भाई हैं, उड़ीसा के हैं, उन्होंने MRI EEG टुगेदर के साथ निम्स में ब्रह्म कुमारीज के भाई बहनों पे काम किया। वहीं पे एक अजय भाई थे जो अमेरिका से आए थे, उन्होंने वहाँ कार्य किया। और वो रजनीकांत भाई आज बेल्जियम में वैज्ञानिक हैं। और वो जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर मेडिटेशन के किस तरीके से कार्य का इफेक्ट आ सकता है, इस समय बेल्जियम में रहकर वो उस पर कार्य कर रहे हैं। और मैं अब विदेश का 4 महीनों और बता के वाणी को उड़ान देता हूँ। श्रीकांत भाई जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, आप सभी लोग आप में से, क्योंकि दीदी खुद स्पार्क की पर्सन है, तो आप लोग स्पार्क में कई सारे लोग जाते भी होंगे, जाते भी होंगे, तो पता भी होगा। तो श्रीकांत भाई और मेरे को सेवा के नाते जाना हुआ, जिसमें हम लोग 4 देशों में गए, दुबई, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस और नीदरलैंड। एक्चुअली बुलाया गया था फ्रांस में, हमारा ब्रह्म कुमारीज का ही मेडिटेशन का कॉन्फ्रेंस था, EEG का कॉन्फ्रेंस था, मेडिटेशन का कॉन्फ्रेंस नहीं था। तो 69 कंट्रीज से लोग बागों ने जो EEG को डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया था, और किसी का बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो उनको बुलाया गया। तो हमारी तरफ से हमारा मेडिटेशन का EEG पे क्या रिजल्ट आया था, उसके नाते वो फ्रांस में उन लोगों के सामने प्रेजेंटेशन, वो सारा जिक्र किया। वो कॉन्फ्रेंस में पेपर छपा था। न केवल वो, बल्कि उस दिन जब मुझे इसलिए याद है कि बाबा ने प्लान भी शायद इस तरीके से किया, कॉन्फ्रेंस की डेट में 18 जनवरी जो बाबा डे है, उसी दिन वो सब लोग जमीन पे बैठ के, जितने भी लोग आए हुए थे वहाँ, जो उनके इवनिंग पार्टी होती है, तो उन्होंने कहा हम मेडिटेशन टेस्ट करना चाहेंगे। तो फिर वो श्रीकांत भाई ने बैठ के पूरा उनको सभी को जमीन पे बिठा के वहाँ पर और वो मेडिटेशन कराया। और ना केवल फिर कराया, फिर उनमें से 1-2 लोगों को हो सकता है उन्होंने मजाक या चैलेंज दिया हो, तो कहा अच्छा हम 2 लोगों पर करके इसका अंतर अभी देखते हैं। तो वहीं फ्रांस में उसी कॉन्फ्रेंस में एक श्रीकांत भाई पर लगाया गया और एक दूसरे भाई पर लगाया गया। मेरे पास पिक्चर से आज तो मैं लाया नहीं। और श्रीकांत भाई की मनोस्थिति काफ़ी अच्छी थी, ये उन लोगों ने खुद ने उसमें लिखा। तो ये फ्रांस में हुआ। वहीं पर हमारा स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख है, तो उनके साथ में भी कोलैबोरेशन है। उनकी
संसार की सबसे बढ़िया स्लीप रिसर्च की लैब है। प्रोफेसर एकरमैन है, उनके साथ में कोलैबोरेशन है। तो हमारे जो मेडिटेटर्स हैं उनका डाटा हमने उनको भेज दिया था, तो उन्होंने उसके हिसाब से उसका एनालिसिस किया और उन्होंने निकाला कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरीके से नीदरलैंड वगैरह में भी किया गया। और लास्ट में मैं दूसरा ट्रिप एक बार फिर श्रीकांत भाई और हमारी जो चेयरपर्सन हैं आजकल अंबिका दीदी, उनके साथ में मेरे को जाना हुआ मलेशिया। और मलेशिया के साथ में और दिल्ली में नोएडा में आप ही लोगों को सबको पता है एमईटी यूनिवर्सिटी है। तो ब्रह्मा कुमारीज इंडिया, ब्रह्मा कुमारीज मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोना मलेशिया की है और एमईटी यूनिवर्सिटी इंडिया की। इनके साथ मिलके बाबा के ज्ञान को अपनाने से किस तरीके से बच्चों में फर्क आता है उसका एक स्टडी हुआ। तो इस तरीके से देश में विदेश में स्पार्क विंग के द्वारा हमारा जब 20 विंग हैं, बाबा ने तो 20 विंग का मतलब ये है कि हर वर्ग के क्षेत्र में हम सेवा कर पाए, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, कोई भी हो, उद्देश्य केवल सेवा का है। तो हर सेवा में किस तरीके से सेवा का इम्पैक्ट सोसाइटी पर आ रहा है, साइंस केवल उसका साधन है। सेवा तो बाबा के बच्चे सब कर ही रहे हैं और बाबा का ज्ञान पूरी तरह से चल ही रहा है, लेकिन स्पार्क विंग उसमें कोशिश प्रयत्न कर रहा है कि जैसा बाबा ने कई दफ़ा व्यक्त और अव्यक्त दोनों मुरलियों में कहा हुआ है कि साइंटिस्ट अपने आप आएंगे और अपने आप कहेंगे कि हम इसको देखें। तो मैं अब लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि कोविड ने ये वास्तव में रियलाइज करा दिया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मनोस्थिति का आता है, और उस मनोस्थिति के जो चैलेंज हैं उसमें बाबा का ज्ञान जितना इम्पैक्टफुल है शायद उससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं इस वाली लाइन के मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम छुपा रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिविटीज़ हैं और उसका मैं अपॉर्चुनिटी के नाते बता रहा हूँ, डर के नाते नहीं। ये केवल 1 साल पहले की स्टडी है और जो हमारे यूजी और पीजी के बच्चे हैं, मतलब जो बीए एमए या बीएससी एमएससी जो इस लेवल पे कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब सब 17 से 25 की उम्र में 159 लोगों पर हमने केवल टेस्ट करने के लिए, जो बच्चे नहीं हैं बाबा के, मतलब आम व्यक्ति में, उन पे स्टडी किया गया है और ये पाया गया 70% उसमें से मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं। 70%। मॉडरेट टू सीवियर का मतलब हो गया, मैं अगर वैसे नंबर में बताऊं तो 50 से 80% उनको एंजाइटी और डिप्रेशन है। और उससे बड़ी बात क्या है कि ना उनको स्वयं को पता है, ना उनके पेरेंट्स को पता है और ना उनके टीचर्स को पता है। तो इस समय ये कोविड के टाइम की स्टडी है, तो इसलिए आप कह सकते हैं, बट ये बहुत अलार्मिंग स्टडी है और इसका अगर सबसे बढ़िया कोई सोल्यूशन है मेडिटेशन। सो विद दैट, ओम शांति। मजा आया? बहुत मजा आया। आप देखिए, हम देख तो सकते हैं मन की आंखों से, जब दूर देखें थोड़ा सा, जहाँ से शुरू हुआ था, जब शिव बाबा इस धरा पर आए, एक ब्रह्मा बाबा थे और आज यात्रा यहाँ तक चली है। मैं और आप कोई बात कहेंगे शायद नहीं भी मानेंगे, लेकिन जब एक इतने बड़े वैज्ञानिक किसी बात को कहते हैं तो सब मानते हैं, सब सिर मारेंगे या सिर हिलाएंगे। तो ऐसी बाबा की प्रत्यक्षता में आप निमित्त आत्मा हैं। डॉक्टर सुशील चंद्र जी, आप बड़े हम्बल हैं और सेवा का ऐसा जुनून कि कई बार
मुझे बोलते थे गणेश भाई कुछ सेवा नहीं, बताओ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं एक बार हम सेवा के लिए। मैं भी बात कर रहा था तो कोई प्रोग्राम था हमारा, हमने कहा डोर टू डोर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो आपके पास गाड़ी थी और गाड़ी उठाई, हमने डोर टू डोर जो है वो पर्चे बांटने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हम लोग एक प्रोविन रोड एरिया है जहाँ वीआईपी रहते हैं, तो वहाँ पर हमने सेवा की थी। और इस तरह से आप बहुत ही विनम्र, बहुत ही हम्बल हैं। और बहन जी जैसे दीदी बता रहे थे, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया बहुत पहले कि डेली करते थे उसको, कैसे ईश्वरीय ज्ञान जो है वो सबको मिले। डोर टू डोर कैंपेन था, तो उसमें बहन जी डेली शाम को जो है उनकी अटेंडेंस होती थी, वहाँ पे वो थे। और एक हमारे कर्नल साहब थे, कर्नल डीमरी जी, उनकी युगल, वो दोनों वहीं रहते थे उसी कैंपस में, वो भी डिफेंस में थे। तो दोनों उसका नाम ही हमने स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैंपेन रखा था। तो एक गाड़ी बनाई थी, शाम को हम 5 बजे लेके उसको जगह जगह खड़ी करते थे, और वो 2 जने जरूर आते थे डेली। तो सुनीता बहन जी आ गए, और उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी आ गए, वो दोनों जरूर आते थे। तो इस तरह से आप दोनों बाबा की बहुत ही अनमोल रतन हैं और बाबा की सेवा कर रहे हैं। मुझे सेवा का आपको बहुत जुनून है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का। लेकिन कई बार ये जो आप, क्योंकि एक साइंटिस्ट हैं और आपने बताया कि ज्ञान में आने से पहले आप एक बड़े मटेरियलिस्टिक भी, वो तो सभी होते हैं लेकिन आप कुछ ज़्यादा थे बता रहे थे। तो आपको कभी देहभान आता है क्या कुछ, या सेवा में वो थोड़ा पुल करता है पीछे, ये हम पूछना चाहेंगे आपसे। और हम भी कैसे सेवा करें, आगे कैसे बढ़ें, कि किस तरह से सेवा करें आप, ये जो कोविड टाइम के बाद अभी इस बारे में हमें कुछ आप गाइड करेंगे। गणेश भाई ने क्वेश्चन भी सबसे टफ वाला पूछ लिया कि देवभान आता है, तो बाबा के बच्चे खैर गलत तो बोल ही नहीं पाएंगे, आता है, अभी भी आता है। और बट जैसा मैंने कहा कि चैप्टर मैं शायद उसको प्रैक्टिस मैं अपनी युगल के बराबर भी नहीं कर पाता हूँ, वो बल्कि उनकी मनोस्थिति ज़्यादा अच्छी है। अगर पहला चैप्टर भी हम अगर अपनी मेटाफिजिकल स्टेट में चले जाएं तो वो तुरंत जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि देवभान नहीं आता है, बहुत आता है, अभी भी बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। बट ये है कि मैं जब कहीं बाबा के बच्चों के अलावा मैं जब बोलता हूँ वो वाली लाइन बता देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर मैं जब ज्ञान में नहीं चला था तो सपोज करो अगर कहें, जो तुलता नहीं है, कि अगर गुस्सा 1 किलो आता था तो अब शायद 100 ग्राम भी नहीं आता। अगर कहें कि गुस्सा दिन में अगर 5 दफ़े आता है तो अब शायद कभी आया तो 1 दफ़ा है, या हफ्ते में 1 दफ़ा है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, क्वांटिटी भी कम हो गई। और अगर आ गया तो पहले मालूम पड़ा 3 दिन तक एक दूसरे से बोलते नहीं थे, तो वो शायद अब 3 सेकंड भी नहीं गुजरता है। तो क्वेश्चन टफ था, तो आता तो है देवभान, बट ये है बाबा के ज्ञान से, उसको प्रैक्टिस करने से बहुत बहुत लाभ। सेवा के लिए लेना है। मैं मतलब अगर थोड़ा सा फिर साइंस से अगर को रिलेट करूँगा, बाई चांस मेरे को मिलने का सौभाग्य भी मिला, ज्ञान में चलने के बाद की बात है। एक स्थूल में एक सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट बोले जाते हैं जो अभी भी जिंदा हैं, डेनियल गोलमैन। और अगर आप लोगों ने कोई उनकी बेस्ट सेलर बुक पढ़ी हो तो उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे लेक्चर्स भी बहुत देते हैं। तो मैं उसको ज्ञान से, मैं समझता हूँ उन्होंने ज्ञान से ही उठाया होगा, बाबा ने टच किया होगा उनको कैसे। उसमें बड़ा बहुत क्लियर उन्होंने एक उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, और उसमें बहुत क्लियर बोला है कि पहले आप स्वयं को जाने, तब आप स्वयं को रेगुलेट कर पाएंगे। मतलब पहला क्वाड्रेंट है कि पहले स्वयं को जाने, सेल्फ अवेयर, तभी ही आप अपने स्वयं को रेगुलेट कर पाएंगे। और दूसरा है आप दूसरे को जाने, तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे। सो हमारी तो
बहुत अच्छी ज्ञान की बुक है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, SML, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जिसकी सीरीज भी हैं और उषा बहन ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो स्वयं को जो हम फिजिकल मान चुके हैं, उसी बाबा के पहले चैप्टर में मैं वहीं जाऊंगा वापस, केवल आत्मिक अवस्था में, केवल मेटाफिजिकल स्टेट में अगर हम चले जाएं तो ही हमारा पूरा, क्योंकि तभी हम जो दूसरों को वाला बात बोले ना, कि वो बाबा तो हर समय बोलता है कि दूसरे को भी सोल ही मानेंगे, ना उसे बच्चा मानेंगे, ना जब मैं अपने को वैज्ञानिक नहीं मानूंगा तो मैं अपने को बड़ा नहीं मानूंगा, मैं सामने वाले को छोटा नहीं मानूंगा। तो जैसे ही सोल स्टेज में गए तो ये मेटलिस्टिक जो आपकी एक्वायर्ड है, जो इनेट है, जो बाबा की इनेट क्वालिटीज हैं सोल की, वो अगर ऊपर आ जाएंगी तो जो एक्वायर्ड हैं तो वो वाली चीज़ें अपने आप से जो आपको अल्टीमेटली पांचों विकार में लेके जाती है, उनसे आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। तो मेरा गुजारिश तो यही है, मैं तो अगर पहला चैप्टर ही पूरी तरह से हम कर लें, बाकी चैप्टर एसोसिएटेड हैं, बट पहला चैप्टर ही बाबा के साथों में से बहुत प्यारा है। ओम शांति। अच्छा, देखिए आपने जो ये बहुत अच्छा लेसन बताया कि अगर पहला पाठ पक्का हो जाए, इसलिए बाबा डेली मुरलियों में भी आज भी बाबा ने कहा बच्चे मन मना भाव का पाठ पक्का करो, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना। मुझे एक और इंसान से याद आ रहा है, एक बार हम मधुबन से आ रहे थे, सेवा की आपको कितनी लगन, रात की गाड़ी थी, तो कह लिए गणेश भाई इस ट्रेन में ना महेंद्र सिंह टिकैत जा रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो मुझे टिकैत में याद आ रहा था, लेकिन मैं बता भी रहा था किसी को, तो आए तो शायद भाई साहब को याद भी नहीं होगा। मैंने कहा अंधेरा हो गया, बंद होगा, पता कैसे चलेगा? कहते बस वो सीट से अगर 1 फीट पैर बाहर निकला होगा ना, वो महेंद्र सिंह टिकैती है। हम चल पड़े ट्रेन में, अंधेरा, रात बिल्कुल बंद, और एक पैर वास्तव में बाहर निकला हुआ था 1 फीट। कहता टिकैत जी। तो फिर बैठे उनके साथ काफ़ी हम लोग, और वो रोए, मुझे आज भी याद है, कहने लगे आप ये सेवा तो कर रहे हो, आप मेरे गांव में आओ, वहाँ सेवा करो, और मेरे गांव के लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, सब बिगड़ गए हैं, उनके लिए आप, इनकी मुझे ऐसी याद आ रही। तो किस तरह से आपकी जो सेवा की प्रेरणाएं हैं वो अनेकों को मोटिवेट करती थी। और मैं आग्रह करूंगा दीदी जी से वो कुछ प्रश्न पूछें विशेष। प्रश्न तो बाबा ने एक एक बच्चे के ऐसे समाप्त कर ही दिए हैं, और सुशील भाई जी ने तो अपना अनुभव ही इतना सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताया ही है कि ज्ञान में जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे वैज्ञानिक आएंगे तो भविष्य में नई दुनिया में भी उनका रोल होगा। वो थोड़ा सा मुझे पूछना है। मुझे उम्मीद है मैं दीदी का प्रश्न एक अगेन बहनों से ज्ञान हर समय मिलता है बात करने में। आज की डेट में एक फील्ड चल रहा है जिसको सभी लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमारी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस कोविड से पहले जो हो पाई थी, उस समय दीदी से चर्चा हो रही थी। दीदी मतलब हमारी जो चेयरपर्सन है अम्बिका दीदी, और तब उस समय ये बात हो रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं आम भाषा में अगर उसको बताऊं, बिकॉज मेरा कार्य उस वाले फील्ड में है, इसमें हम काम कर रहे हैं, और बल्कि विदेशियों के भी साथ मिलकर जो उस फील्ड में यूएस ने जो सबसे बढ़िया काम कर रखे हैं, उनके भी साथ मिलकर हमारे कार्य चल रहे हैं। वो तो स्थूल की बात हो गई। तो मैं फिर ज्ञान वाली बात पे बहन जी के क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य जाएगा वो भी वही जाएगा जो हम अपने से सोचते हैं, और उसके बेस पे जो रिजल्ट निकालते हैं तो वो डाटा कलेक्ट होता है, और उस डाटा कलेक्ट होने के बेसिस पर हम लोग
एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाते हैं, तब वो वहाँ जाता है। तो ये उसमें भी माना गया है कि अगर हमने फिलोसोफर्स, जैसे आपको पता ही ना कि इसमें किसी भी एक फील्ड में बहुत सारे तरह के लोग काम करते हैं, तो फिलोसोफर्स का कहना है कि अगर बेसिक ह्यूमन थिंकिंग पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल कर गई, जो कि आप लोगों में से अगर कुछ लोग, मुझे उम्मीद है वैसे बाबा के बच्चे हैं शायद नहीं देखते होंगे, साइंस फिक्शन की जो मूवीज होती हैं जिनमें दिखाया गया है कि रोबोट फिर मनुष्य को मारने लगेगा, रोबोट जीतेगा या मनुष्य जीतेगा, मतलब इस लेवल के फिलोसोफर्स पे कार्य करते हैं। तो ये बोला गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल कर गया तो मानवता का नुकसान होने लगेगा। उसको यूज करना, मैं पहले टेक्निकल लैंग्वेज देता हूँ तब बहन जी की बात का आंसर देता हूँ। मैं टेक्निकल में कई दफे लेक्चर देता हूँ तो उस समय 3 शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। हम में से हर व्यक्ति को टेक सेवी होना चाहिए। 3 शब्द क्या हैं? टेक सेवी, टेक डिपेंडेंट और टेक स्लेव। थोड़ा सा साइंस में जा रहा हूँ। हम में से हर एक व्यक्ति को टेक सेवी होना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मेड सर्वेंट है, उसका बच्चा भी मोबाइल शायद हमसे बढ़िया चलाता है, तो वो टेक सेवी हो गए। टेक डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हम उस पर निर्भर हो जाएं। मतलब अगर आज ये माइक्रोफोन नहीं है तो मैं इतना भी ना बोल पाऊं कि हमारे सारे भाई बहन सुन पाए। तो टेक डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और टेक स्लेव कभी नहीं होना चाहिए। मतलब टेक स्लेव का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरे को परेशानी होनी शुरू हो गई। और हम में से क्या हो रहा है ये आम परिस्थिति में हम सभी लोग जानते हैं। और मैंने ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम लोग विज्ञान को उपयोग करें, सदुपयोग करें, इसके अधीन ना हो जाए। और बाबा के ज्ञान में जब वो कहता है कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन ना हो जाएं, अतीन्द्रिय सुख, जब शब्द बड़ा हिंदी में बड़े बाबा ने इतना प्यारा इस्तेमाल किया है कि जब अतीन्द्रिय सुख की, जब हम अपने सेंसेस से बियॉन्ड हो जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बीच में आते नहीं, क्योंकि वो तो इंद्रियों से ही जो डाटा निकल के आ रहा है उसी को कलेक्ट करके। तो अगर हम एक्चुअल अपनी स्व की स्थिति में, स्वमान की स्थिति में रहेंगे तो उससे ऊपर कुछ नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ टाइम? अब लास्ट मैं बहुत थोड़े शब्दों में, अब जबकि हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं, सृष्टि परिवर्तन हम देख रहे हैं, सम्मुख है, और बाबा भी कहते हैं कि हमारी स्थिति एक रस हो जाए, स्थिर हो जाए, अचल अडोल हो जाए। और कई बार बाबा बीज रूप अवस्था या फरिश्ता स्थिति में ही रहने का जो कहते हैं, तो आप वैज्ञानिक रूप से आप क्या इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, और क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो आप बताने का थोड़ा कुछ चंद शब्दों में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली गणेश भाई ने सारे आंसर खुद दे दिया है। बाबा ने अचल अडोल स्थिति को जो बोला है, मैं केवल उदाहरण से उसको कोरिलेट करूँगा, अदरवाइज आप लोगों ने सुन ही लिया बाबा के जो शब्द हैं उससे कुछ नहीं है। मैं उदाहरण उससे जाऊँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 70% बच्चे जो हमारे फ्यूचर हैं, अगर उनकी मनोस्थिति का ये हाल है तो इसका उद्देश्य केवल वही है। अगर आप लोग माफी दें मुझे, मैं फिर साइंस के ही उदाहरण से दूंगा। जैसे पहले एक स्टेज आई थी कि जो हम थे वो भूल गए
और जो हम मानने लगे वो अब है। तो हम क्या मानने लगे कि हम शरीर हैं, मैं वैज्ञानिक हूँ, ये सब मानने लगे, जो कि हम नहीं हैं। जो हम हैं वो बाबा हमको बार बार याद दिला रहे हैं। उससे ज़्यादा खतरनाक स्टेज अब टेक्नोलॉजी ला रही है। मैं उस फील्ड का भी नाम ले देता हूँ कि उसको मैंने करीबन 10 या 11 वर्षों पहले पढ़ा था, फिलोसोफर्स के स्टेज में ही, उसमें कि हम ये भूल जाएंगे अंतर कि हम रियल वर्ल्ड में हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में हैं। फील्ड का नाम चूंकि पूरा वैज्ञानिक है तो मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्चुअल रियलिटी मतलब अगर आप लोग मोबाइल में हर समय अगर खो जाते हैं तो एक तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड है। अभी मैं आगे का वर्चुअल रियलिटी का नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कितने लोग उस फील्ड को समझते हैं मुझे ज्ञान नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, कि वर्चुअल रियलिटी में हम ये भूल जाएंगे कि मैं आपके साथ रियली बैठा हूं या वर्चुअली बैठा हूं। जैसे अब आप लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, जैसे बाबा की मुरली भी या हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक छोटा रूप है वर्चुअल का, उससे आगे का। तो एक गलती हमने पहले करी, सोल से फिजिकल समझने लगे। अब हम फर्दर टेक्नोलॉजी की वजह से फर्दर उस स्टेज में जा रहे हैं कि रियल से वर्चुअल में चले जाएंगे और भूल जाएंगे कि हम वर्चुअल में हैं। मैं कहूँगा वर्चुअल से रियल में आए और रियल से एक्चुअल रियल में आए, जो बाबा ज्ञान में देता है। तो वही एक संभावना है हमको अच्छे से इन सब चीज़ों की, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा हुआ है परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसका नाम ही पर प्लस स्थिति परिस्थिति है। स्व स्थिति को बनाने के लिए बाबा ने हर रोज बहुत सारे अनमोल रतन देता है और उससे हम स्व स्थिति मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे स्पार्क के डिसास्टर मैनेजमेंट वाले भी मॉड्यूल्स कुछ बने हुए हैं और मुझे उम्मीद है, चूंकि बहन जी हमारी खुद स्पार्कलर हैं और बहुत अच्छे से हैं, तो मोर देन 200 रिपोर्ट्स हैं हमारी और उसमें भी कुछ जैसे मुझे बहुत पसंद आती है, मैं वहाँ पे कंक्लूड करूँगा बात को। जैसे फरिश्ता स्वरूप स्थिति, उसको कैसे मतलब अचीव करना है, उसके लिए भी और हमारी जो रिपोर्ट्स स्पार्क में बनती हैं वो सब ऐसा नहीं कोई वैज्ञानिक बनाते हैं या कुछ, सब आप ही जैसे भाई बहन लोग उनके साथ में मनन चिंतन वर्कशॉप करना, जैसे बहन जी कराएं, वर्कशॉप कराएं और फिर उसके अनुभव को संजो के हम उसका एक डॉक्यूमेंट करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वही एक रिपोर्ट है, बट वो एक तरीके से दूध में से दही में से निकाला हुआ मक्खन है, वो एक रिपोर्ट के रूप में, जिसको न केवल स्वयं की स्थिति को बनाने में हम यूज कर सकते हैं, बल्कि अगर आप उन लोगों को वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये मन करेगा कि वो सेवा में भी बहुत अच्छे टूल्स हैं, तो उसकी सहायता से सेवा भी। ओम शांति। अब मैं बहुत देर से जो हमारे सबसे छोटे छोटे मेहमान, सबसे छोटे मेहमान हमारे फरिश्ते बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो प्रोग्राम आप सबके लिए आज बच्चों ने ही तैयार किया है। तो मैं दीपांशी बहन, रूपा बहन को बोलूँगी कि आगे का कार्यक्रम शुरू करें बच्चों का, जो भी लास्ट स्पेशल प्रोग्राम। आप बैठे रहे बैठे जी जी। अभी कुछ कुमारियाँ हैं, ये हमारी 9th क्लास की कुमारी हैं, कुमारी गौरी और कुमारी इप्सिता। आपको लगेगा ये कॉलेज के बच्चे नहीं, ये भी, पर बहुत अच्छी बाबा की प्यारी प्यारी बच्चियां ज्ञान ले रही हैं ये आजकल, और ज्ञान की कंपटीशन में रहती हैं। अच्छा है, आइए। तीन की जोड़ी हमने तिकड़ी बनाई, हमने कहा तुम्हारी तिकड़ी है ये, बाबा त्रिमूर्ति है ना, तो वेदांगी, गौरी और इप्सिता, और भी हैं बच्चे। चलो बच्चे भी आ जाएंगे बाद में, बुलाएंगे बच्चों को बाद में। शांति। अरे वाह, आज कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। आज कुछ है क्या इप्सिता?
अरे बुद्धू, भूल गई, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। अच्छा, तभी इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। इतने सारे भाई बहन आए हैं आज सेंटर पर, और हमारे बीच खास डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट सुशील चंद्रा जी भी आए हैं। गौरी, सबने तो भाई जी का वेलकम कर दिया, अब सबकी ओर से हम भी भाई जी का वेलकम करें और क्रिसमस की विशेष दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेलकम भाई जी, वेलकम। मोहन नगर की इस हंसती खेलती प्रज्ञा में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस है, अब क्रिसमस की विशेष दे दें। हाँ हाँ, जरूर, अपने स्टाइल में। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go as while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get up on the way to cozy forest speed, and hitch up to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We must go until we get some. We must go until we get some. We must go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all are happy before we all are happy before we all are happy before with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. पोस्ट ऑफिस की तरह अब हमारे बीच एक छोटी बच्ची कविता लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बालों को काम कर दे, काटने को मन नहीं करता। उनके बच्चे से इस पार्क से मेरे को भी लगता है कि बिल्कुल मैं वैसे भी सर पानी का बोतल बंद इस पे काम पोएम किसकी है? किसकी पोएम? आप आओ ना आगे। यस, नाम बताओ, क्लास बताओ। मेरा नाम यशिका गुप्ता है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको क्रिसमस पर्व पर एक पोएम सुनाने जा रही हूँ।
ठंडी ठंडी हवाओं में कोई मैरी क्रिसमस गाता है। हर बार एक थैला भरकर वो गिफ्ट लेकर आता है। माँ हमसे कहती है वो बच्चों को प्यार करता, हरे भरे क्रिसमस ट्री को वो सुंदर सजा के देता। 25 दिसंबर को आता वो सैंटा सैंटा कहलाता जो। धन्यवाद एंड मैरी क्रिसमस। विशेष भी दे दी, पर अभी तक सांता क्यों नहीं आए हमारे बीच? आ जाएंगे, पहले हमें उनका वेलकम करना होगा। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं सांता, बहुत सारी खुशियां लेके। Things we bring to you and your friends. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lord, bring us something important. Lord, bring us something important. Lord, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your friends. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We must go until we get some. We must go until we get some. We must go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your friends. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our baby pudding. We all like our baby pudding. We all like our baby pudding with all its good cheer. Good tidings we bring. बहुत बड़ा थैला है, बहुत सामान है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, तो सभी के पास कैच कराएंगे, आप एक एक को देने जाएगा। चलो भाई, ठीक है। बाबा हमको कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष जब पुराना हो जाता है ना, तो इस पुराने वृक्ष को फिर से रिजुवनेट करने के लिए मैं आता हूँ। तो सबसे ऊपर जो स्टार बना है ना कल्प वृक्ष के ऊपर, इनका ट्री बना हुआ है, इसके ऊपर सबसे ऊपर एक स्टार बना है, वो है शिव बाबा। तो शिव बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और वो उन्होंने सेंटा को एक बड़ा प्यारा लुक दिया हुआ है। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सबसे मिलता है आकर के और गिफ्ट्स देता है, और बच्चों को बहुत इंतज़ार रहती है उस गिफ्ट्स की। टॉफी देता है, चॉकलेट देता है, गिफ्ट देता है। तो वास्तव में वो खुशी, वो छोटी छोटी खुशियाँ, सच्चाई जीवन की बाबा हमको अभी आकर के देते हैं। और ये बहुत सुंदर युग है, संगम युग। रूपा बहन आप भी आ जाओ। A day or two ago, I thought I'd take a ride and see बच्चे आ जाओ आगे, खड़े हो जाओ। जिन्होंने कैप पहने हैं बच्चों को कराओ, छोटे छोटे बच्चों को। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करवाओ। छोटे छोटे Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail head, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh, crack you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ओके, अभी सभी बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी बच्चे।
जो थोड़े आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी बैठ जाओ। आज बच्चों का दिन है ना, इसलिए बच्चे भी आए हुए हैं। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अभी सुन रहे थे हम भाई जी का भी अनुभव सुन रहे थे, काफी अच्छी चीज सुना रहे थे। बच्चों का भी सबने प्रोग्राम देख लिया और अभी केक कटिंग। तो अभी केक कटिंग के लिए बढ़ते हैं। तो आप सब यहाँ पर देखिए, केक बहुत सुंदर है। केक बनाने वाला कोई बाहर का प्रोफेशनल नहीं है, दिवांशी बहन ने केक डिजाइन किया है। सेंटा आ जाए सामने, सेंटा आ जाए केक कटिंग के लिए। सेंटा अभी सबको कैच कराओ, कैच कराएंगे। उछाल लो। हाँ तभी मजा आता है। मुट्ठी में उसमें डालो। एक उधर उस कोने में, अच्छे से। तभी आता है, कैच करते हैं। एक उस कोने में। ये बच्चों आगे बैठो। और से इधर बैठो। हाँ ऐसे ठीक है, इधर फेस करो। कैमरे की तरफ फेस करो, ठीक है। हाँ सब लाइन से। तो ये चार्जिंग का देख लेना इसका। चलो सेंटा को आना है सेंटा आ जाओ। हमारी दोनों कन्याएं आ जाए। और इशिता आ जाओ। हाँ आप सबके प्रतिनिधि करने के लिए ये आ रहे हैं आके। सबको बुलाएंगे तो फिर इन कन्याओं का भी बहुत थैंक्स। इनके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ये जैसे भी इनको कुछ भी बोलो ये तैयार है। कहते हैं बाबा की सेवा के लिए हम हमेशा तैयार बैठे हैं। तो इन बच्चों के लिए तालियां, तीनों कन्याओं के लिए। इसको पकड़ के लाओ मेरे सेंट को। बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्गों को पकड़ के दीपांशी आप भी आ जाओ आगे। दीपांशी बहन आ जाओ। आप थे ना यहाँ पे आ जाओ आगे। हमारी कैमरा मैन ओम शांति। अभी आज तो क्रिसमस सेलिब्रेट हो गया। अभी नए साल का जो प्रोग्राम है, आ जाओ सामने, आ जाओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। जो अभी न्यू ईयर का जो प्रोग्राम है वो 2 तारीख का ही रखा है। वैसे 1 तारीख को है नया साल, लेकिन हमारी संडे की जो क्लास है वो 2 तारीख की है। संडे 2 है ना, तो सेंटर पे 2 तारीख को ही नया साल सेलिब्रेट किया जाएगा सुबह की क्लास में। ओम शांति। अभी 10 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। और आज आप लोगों के लिए जो टोली है बड़ी स्पेशल है। ठंड का समय है तो सोच रहे थे क्या करें, तो नवीनता ये रख दी
कि चाय और चिप्स। ठीक है, आप मुझे ये बता देंगे, बाहर आके जो चाय नहीं पीते वो सरोज बहन के पास जाएंगे, और जो चाय पीते हैं वो हमें बता देंगे। इसमें कोई है जो चाय नहीं पीते? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, जरा हाथ बिना चीनी की भी है, फिक्की चाय भी है, और जो नहीं पी। कुछ पूछना? हाँ जी, पूछिए। अच्छा दीदी, मैं 1 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, आओ अंकित भाई पूछो। इनके बाद आप अंकित भाई पूछना। एक मैं बच्चों की जो गिफ्ट आई थी वो भी मंगाना चाहूंगी। तो मैं भी इस बात से जुड़ता हूँ। आज ओम शांति। बाबा के इतने बच्चों को देख करके और साथ में छोटे बच्चों को देख करके मैं खुद एक छोटा बच्चा बन गया, और मेरे को अपना बचपन याद आ गया, और एक पोयम मेरे को याद आई, वो भी देह अभिमान से जुड़ी हुई है, और देह अभिमान को एक तिनका तोड़ सकता है। जानती है कैसे? किसी को कोई वो पोयम याद है जो देह अभिमान को एक तिनका तोड़ सकता है? किसकी है पोयम? महादेवी वर्मा की। किसी को याद है? मैं सुना देता हूँ। मेरे को लगा कि एप्रोप्रिएट है, बच्चे हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, बच्चे भी बोल सकते हैं, तो मैं आज महादेवी वर्मा की 5-6 लाइनें हैं वही सुनाऊंगा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी गिरा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये मैंने 5वीं 6वीं में पढ़ी थी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि जो चीज़ पढ़ते हैं वो दिमाग में रिटेन होती रहती है, और कभी भी उसको रिकॉल मेमोरी में जा करके कभी भी चीज़ मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। वैसे तो हाँ, माइक ले लेता हूँ। शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। ये आई थिंक मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने तो शायद ऐसा कभी नहीं देखा कि सेलिब्रेशन, अध्यात्म और ज्ञान तीनों एक जगह पे वो हुए। वैसे तो बहुत सब लोगों को धन्यवाद करना था, और इस चीज़ के लिए भी सर इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे हैं, और अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ी इस चीज़ के लिए। बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई जो मुझे भी थोड़ी समझ में आई, क्योंकि मैं अभी साइंस से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी क्लिक करी, और कहते हैं कि वो ज्ञान के चक्षु खुलना, उससे ही थोड़ा सा आइडिया हुआ मुझे। सर ने जो मुझे जितना जहाँ तक समझ में आया, सर ने EEG के बारे में बात करी। मैं वैसे मेडिसिन फील्ड से ही हूँ, मैंने अभी MBBS कंप्लीट किया है, तो मुझे कुछ चीज़ें जो क्लिक करती हैं और मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं कि कैसे उसको वो करना है। बहुत पहले से इसके बारे में मैं पढ़ता भी आया हूँ, जानता भी। सर ने अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, इन सब वेव्स की बात करी। मैं कुछ इसमें थोड़ा सा और जो पहले से मैं जानता था, और मैं और सर से गुजारिश करूँगा कि वो इस बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसके बारे में बताएं कि मुझे गामा वेव्स के बारे में भी थोड़ा सा
पता है, क्योंकि 3-4 वेव्स के बारे में सर ने बता दिया था। और उस चीज़ को लेके मैं इतना जिज्ञासु क्यों हूँ, मैं भी वो भी बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सर ने जो वेव्स की बात करी उसमें एक और वेव गामा वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 60 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और मैं इसके बारे में इतना जिज्ञासु हूँ क्योंकि वो कहा जाता है कि एक फोकस्ड अटेंशन की वेव्स हैं। थोड़ा सा वो अलग से पूछ लेंगे, आप अलग से पूछेंगे बाद में, ठीक है? अभी हम बच्चों का जो प्रोग्राम चाहता था कि वो अटेन करने के लिए हाँ जरूर जरूर आपको टाइम देंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम कम हो जाए। हाँ आगे बढ़ जाए, कुछ बताना अगर बता दें। आधा मिनट में मैं हाँ कहूँ जी नहीं, आपकी बात उचित है। जो गामा वेव है वो 30 हर्ट्ज टू पहले 100 हर्ट्ज बोलते थे, अब 30 to 200 हर्ट्ज बोला जाता है। और आपका सूचना भी उचित है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड गामा वेव पे काम बहुत कम हुआ है। अभी जो मैंने आपको नाम लिया अपने साथी का जो मेरे साथ थे, वो गामा वेव्स पे भी IISc के प्रोफेसर के साथ में काम कर रहे हैं। और आपको अगर डिटेल में जानना हो तो नो डाउट मेरा स्टूडेंट है, बट अब वो मेरे से आगे है उस चीज़ में, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। डॉक्टर कनिष्क शर्मा है। और गामा वेव्स का यू आर राइट, उसका अटेंशन से एसोसिएशन है, बट उस पर स्टडी भी बहुत कम है। और इसको जैसा बहन ने कहा, मैं आपको सेपरेटली शेयर भी करूँगा। बहुत अच्छा, अंकित का अच्छा है रुझान, ये मेडिसिन में है ना, डॉक्टर बन गए हैं अभी। विदेश कौन से देश से आए? फिलीपींस से इन्होंने MBBS किया है, आगे कुछ और भी करेंगे। और आध्यात्मिक में भी आपका रुझान है और कोर्स भी करना चाहेंगे आगे। अच्छा, अभी जो 4th क्लास तक के बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, छोटे बच्चे खड़े हो जाएं, और 1st, 2nd, 3rd, 4th तक के बच्चे खड़े हो जाएं। 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे आ जाएं, बस सभी इकट्ठे हो जाएं। जी, सबको गिफ्ट मिलेगी, पर पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th और उससे छोटे बच्चे आ जाए। ये बच्चे जो हैं लेके अपना गिफ्ट, हाँ ये बाहर आ जाएंगे। और मैं बहनों को देख रही हूँ, संगीता बहन आप देख रहे हैं या सरोज बहन जो भी हैं, बच्चों को जूस और चिप्स थोड़ा थोड़ा वहीं खिला दीजिए। बच्चे यहाँ से लेके बाहर जाएंगे, टर्न हो जाओ। ये क्या है, अभी वो बाहर जाके पता चले, एक एक चीज एक एक को दे देंगे। अच्छा उधर एक चीज दे, 1 1 1 चलो।